हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का मेरे भाई हिंदी ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस क्लास में हिंदी ऑनर्स पेपर नंबर फर्स्ट के लिए मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। इससे पहले भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन डिस्कस करके बता दिया है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्लेलिस्ट से जाकर आप उन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। आज के इस क्लास में देखिए आपका तीसरा क्वेश्चंस होगा, और आज की जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या कहता है जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस आपका कहता है कि रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों व विशिष्टताओं पर क्या करें, प्रकाश डालिए। यानी कि कहता है कि हिंदी साहित्य में जो रीतिकाल है, ठीक है, भक्ति काल एक था, एक रीतिकाल है। तो देखिए रीतिकाल की अगर बात कर लिया जाए तो इसकी क्या प्रवृत्तियां रही है, इसकी क्या विशेषताएं रही है हिंदी साहित्य में, इसके बारे में हमें वर्णन करना है, इस पर प्रकाश डालना है। इसी प्रश्न को आपसे एक अलग तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है। वह क्या है तो देखिएगा, कहता है कि रीतिकाल ब्रज भाषा का क्या कहा जाता है, तो स्वर्ण युग कहा जाता है, या स्वर्ण युग रहा है या कैसे रहा है, इसके बारे में आपको टिप्पणी करना है या फिर इस पर क्या करना है तो विश्लेषण देना है। बहुत ही सरल भाषा में इसे समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि आखिर रीतिकाल क्या है, इसका क्या योगदान रहा था हिंदी साहित्य में, इसकी क्या विशिष्टताएं हैं, या कैसे ब्रज भाषा का एक स्वर्ण युग माना जाता है। इस सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं, अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है, तो क्वेश्चन का की पॉइंट है आपका रीतिकाल। आइए हम रीतिकाल के बारे में समझते हैं। तो देखिए रीतिकाल जो है, रीतिकाल या हिंदी साहित्य का कहा जाए तो उत्तर मध्य काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? उत्तर मध्य काल से जो आपका संबंधित है या जो है रीतिकाल, ठीक है, जो कि जिसकी समयावधि अगर आप बात कर लिया जाए तो समयावधि क्या हो जाती है, 1643 से लेकर 1842 ईस्वी तक का जो काल है, एक तरीके से उत्तर मध्य काल के रूप में जाना जाता है हिंदी साहित्य में। और यही काल जहां पर जो है सामान्य रूप से श्रृंगार परक लक्षणों का, ठीक है, लक्षणों ग्रंथों की जो रचना की गई है, इसी ग्रंथों को क्या कहा जाता है, तो इसी ग्रंथ को रीतिकाल का ग्रंथ कहा जाता है। और यह जो पीरियड है, या पीरियड क्या कहलाता है, यह जो काल है यह क्या कहलाता है, तो रीतिकाल कहलाता है। देखिए रीतिकालीन जो काव्य था, इस काव्य की जो रचना है यह सामंती परिवेश और छत्र छाया में किया गया है, इसलिए इसमें वे सारी विशेषताएं पाई जाती है जो किसी भी सामंती और दरबारी साहित्य में हो सकती है। बात करें रीतिकाल की, तो देखिए रीतिकाल जो है, रीतिकाल एक तरीके से प्रेम प्रसंग वाला काल था। कैसा काल था? प्रेम प्रसंग वाला काल था। और इसमें जैसे कि कहा जाए बिहारी जैसे कवि हुए, और जिन्होंने काफी सारे ऐसे कहानी, ऐसी कविताओं का वर्णन किया जिसमें प्रेम प्रसंगों को बताया गया, कृष्ण और राधा के प्रेमों का क्या किया गया, तो चर्चा किया गया, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर यह रीतिकालीन जो साहित्य है, रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, हम इस पर टिप्पणी करेंगे। और देखिए बात करते हैं हम लोग इसकी प्रवृत्तियों की, तो सबसे पहली जो प्रवृत्तियां हैं यह लक्षण ग्रंथों की प्रधानता है। अब समझिएगा कि आखिर लक्षण ग्रंथ क्या है। तो देखना कहता है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति जो है यह रीति निरूपण तथा लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। इन कवियों ने संस्कृत के आचार्यों का अनुकरण पर लक्षण ग्रंथों तथा रीति ग्रंथों का क्या किया, निर्माण किया। फिर भी इन्हें रीति निरूपण में विशेष सफलता नहीं मिल पाई थी। इनके ग्रंथ जो थे, एक तरह से कहा जाए तो संस्कृत ग्रंथों में दिए गए नियमों और तत्वों का हिंदी पद में अनुवाद था। कहा जाता है कि इसमें मौलिकता और स्पष्टता का क्या था, अभाव था। क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी संस्कृत की जो शब्दें होती है, बहुत सारी ऐसी संस्कृत की शब्दें जिसको इसके द्वारा जो है इनके काव्य संग्रह में, इनके काव्य संग्रह कहिए या फिर इनकी कविता में जो वर्णित की गई थी, तो इसमें जो है स्पष्टीकरण के तौर पर इसे नहीं बताया गया था। इसलिए कहा जाता है कि इसमें मौलिकता और इसकी स्पष्टता का क्या था, अभाव था। आइए बात करते हैं कि देखिए रीतिकालीन जो है, रीति निरूपण की जो अगर बात कर लिया जाए तो रीति निरूपण करने वाले जो है आचार्य के 2 भेद हुआ करते थे। पहला था क्या, तो सर्वांग भेद था। क्या था? पहला सर्वांग था, और दूसरा की बात कर लिया जाए तो वह दूसरा था विशिष्टांग। दूसरा क्या था? विशिष्टांग था। चलिए अब बात करते हैं श्रृंगारिता, जो कि वन ऑफ द मोस्ट या फिर वन ऑफ द बेस्ट कहा जाएगा, या क्या है तो इसकी विशेषताएं हैं। क्योंकि श्रृंगारिता का अर्थ क्या होता है, श्रृंगारिता से समझिएगा, श्रृंगार कौन करता है? श्रृंगार जहां प्रेम प्रसंग
आजकल वाली बात आती है, लोग वहां ज्यादा श्रृंगार करते हैं। जैसे देखते हो कि आजकल जो है महिलाएं क्या करती है, बहुत ज्यादा सज धज के मार्केट में निकलती है, क्योंकि क्या कहते हैं कि लोगों की नजर उस पर बनी, लोगों की नजर जब उस पर बनेगी तो क्या होगा, वहां पर प्रेम भाव जैसी प्रवृत्तियां सामने निकल कर आएगी। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि श्रृंगारिता का मतलब यहां प्रेम प्रसंग से है। देखिए ध्यान से समझिएगा कि रीतिकाल की जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है वह है श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का भाव क्या होता है, तो प्रेम होता है। तो इस श्रृंगार रस की जो प्रधानता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इस काल की जो कवि थे, ठीक है, इस काल के कवि वह राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का क्या करते हैं, तो व्यापक स्तर पर इसका चित्रण करते हैं। दरबारी परिवेश के फलस्वरूप नारी केवल पुरुष के रति भाव का क्या करते हैं, तो अवलंबन बनकर रह गई। श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन इस युग की कविताओं में हुआ है, ठीक है। श्रृंगार में आलंबन और उद्दीपन के बड़े ही सरल उदाहरण का निर्माण हुआ है। रीतिबद्ध कवि जो थे, रीतिबद्ध कवि के प्रेम चित्रण में यहां पर रसिकता और कामुकता दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर लिया जाए तो रीति मुक्त कवियों के यहां प्रेम चित्रण की स्वच्छंदता, उदात्तता और इसके बाद अकृत्रिमता दिखाई देती है। बात करें रीति मुक्त की, तो देखिए यहां पर रीति मुक्त कवि जो थे, रीति मुक्त कवियों के यहां विरह वर्णन की प्रधानता होती थी, परंतु विरह ताप की अतिशयता एवं क्या कहते हैं विरह जन्य क्या कहते हैं अहात्मता नहीं दिखाई पड़ती थी, ठीक है। तो श्रृंगारिता का सीधा सीधा मतलब आपको याद रखना है कि श्रृंगारिता का साफ अर्थ जो है या किससे, तो कृष्ण राधा के प्रेम से, किससे, कृष्ण राधा के प्रेम से है। और कृष्ण राधा के प्रेम प्रसंगों का जो है इस कवियों के द्वारा, इस काल के कवि जैसे कि बिहारी कवि हो गए, कौन से कवि, बिहारी कवि हो गए। इसके बाद अगर बात कर लिया जाए तो बिहारी कवि के साथ साथ जो है कवि रसखान हो गए। तो ये सभी के सभी जो थे भाई साहब, ये सभी के सभी प्रेम प्रसंग के कवि थे, श्रृंगारिता रस के कवि थे, ठीक है, जिसका वर्णन जो है यहां पर किया गया है। आगे बात करते हैं तो इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्तियां और है, वह है अलंकारिता। तो बात करी जाए अलंकारिता के अंदर, देखिए रीति काल की जो एक प्रमुख प्रधान प्रवृत्ति हुआ थी क्या, तो अलंकारिता थी। इस युग के कवि जो थे, इस युग के कवि सभी अलंकारों का निरूपण अपने कविताओं में किया, ठीक है। अलंकार जो कि आप व्याकरण में पढ़ोगे, जहां से स्पष्टीकरण आपकी हो जाएगी कि आखिर अलंकार क्या होता है। तो अलंकारिकता शब्दों का जो है प्रयोग इनके द्वारा जो है इस काल के कवियों के द्वारा इनके कविताओं में काफी ज्यादा किया गया। यहां कविता साधन न होकर क्या है, तो यहां पर बताया गया कि कविता एक साधन नहीं, वह एक साध्य है। क्या है, इस काल के कवियों के द्वारा बताया गया कि कविता जो है एक साधन नहीं है, वह एक साध्य है। अधिकतर कवियों ने अलंकारों के लक्षण तथा उदाहरण द्वारा जो है या कवियों के उदाहरण को क्या किया है, तो व्यक्त करने की कोशिश किया है, जबकि इसके मन में लक्षण विद्यमान होते थे। कहने का मतलब इन्होंने भले ही अलंकारिता शब्दों का प्रयोग किया हो, ठीक है, अलंकारों का प्रयोग अपने कविताओं में किया हो, लेकिन उनके जो मन के लक्षण है वो इस कविताओं में विद्यमान रहते थे। इस युग में अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग हुआ कि वह साधन न रहकर क्या बन गया, साध्य बन गया। कभी कभी केवल अलंकार ही अलंकार स्पष्ट होता है इस काल के कवियों में, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिएगा तो अगला जो है इसकी विशिष्टताएं वह है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अब आश्रयदाता यानी कि किसी को आश्रय देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आश्रयदाता कहते हैं। इसकी भी प्रशंसा इसमें की गई है। देखिए रीतिकाल के अधिकांश कवि जो हुए वह दरबारी कवि थे, ठीक है। कैसे कवि थे, रीतिकाल के जितने भी कवि हुआ किए वह सभी के सभी दरबारी कवि थे, और इन्होंने जो है अपने आप को जो आश्रय प्रदान किया, ठीक है, अपने आप को जो आश्रय प्राप्त किया, प्रदान नहीं प्राप्त किया, जिस क्या कहते हैं, जिस राजाओं ने इसे आश्रय दिया, जिस दरबार में इसे आश्रय मिला, उस दरबार का जो है इन्होंने क्या किया, तो काफी ज्यादा प्रशंसा किया, ठीक है। राजाओं के आश्रय में रहते थे और इसलिए इन्हें आश्रयदाताओं का गुणगान करना जो है मजबूरी था, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर मैं किसी के राज्य में रहता हूं या फिर किसी के अंदर काम करता हूं तो उसकी जो है बड़ाई करना या उसके क्या कहते हैं, उसके हित में बोलना हमारा क्या हो जाता है, अहम कर्तव्य हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इस काल के कवियों के साथ भी ऐसा ही मजबूरी था कि वह जहां पर आश्रय प्राप्त करते थे, जिनका क्या कहते हैं दरबार में उसे आश्रय दिया जाता था, उस दरबार का गुणगान गाना इसकी मजबूरी थी। परिणाम स्वरूप इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की काफी ज्यादा प्रशंसा करी, ठीक है, बिल्कुल अतिशयोक्ति ढंग से प्रशंसा किया था। भूषण जैसे कुछ कवि अपवाद हैं, ये भूषण कवि हैं एक क्या कहते हैं रीतिकाल के, जो कि एक अपवाद स्वरूप है। ये दरबारी कवि तो हुआ किए, लेकिन इन्होंने कभी भी जिस दरबार में इसे आश्रय मिला, ठीक है, उन्होंने उस दरबार की कभी भी प्रशंसा नहीं करी, इसीलिए इसे एक अपवाद स्वरूप माना जाता है। रीतिमुक्त कवियों ने क्या कहते हैं आत्माभिव्यक्ति को अपने काव्य में अभिव्यक्त करने की कोशिश किया। अब आइए आगे बात करते हैं। तो देखिए अगला जो है इसका
विशिष्टताएं हुआ क्या है, तो चमत्कार, प्रदर्शन एवं बहुज्ञता। देखिए इस काल के जो कवि हुआ किए वह कवि जो है चमत्कार प्रदर्शन के साथ साथ बहुज्ञता का भी काफी ज्यादा प्रदर्शन जो है अपने ग्रंथों में किया। चमत्कार प्रदर्शन के अंतर्गत जो है विभिन्न अलंकारों का प्रयोग इसके द्वारा किया गया और शब्दों की रमणीयता पर ज्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, वही बहुज्ञता की अगर बात कर लिया जाए तो बहुज्ञता को प्रदर्शित करने के लिए साहित्येतर विषयों जैसे कि ज्योतिष, गणित, काव्य और नीति शास्त्र, आयुर्वेद जैसे विषयों को भी इन्होंने क्या किया, तो काव्य के माध्यम से बनाने की कोशिश की। आगे बात करेंगे तो अगला नंबर जो है इसकी विशेषता है वह है उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण करना। बात करते हैं उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण किस आधार पर किया गया, तो ध्यान से समझिएगा कि रीति काल में प्रकृति चित्रण जो है वह प्राय उद्दीपन के रूप में हुआ करता था। बात करें प्रकृति का तो प्रकृति जो है, प्रकृति का स्वतंत्र एवं अवलंबन रूप में चित्रण जो है यह बहुत कम देखने को मिला था इस कवि का इस काल के कवियों के द्वारा। दरबारी कवि जिसका आकर्षण केंद्र नारी था, इसलिए इन कवियों का ध्यान प्रकृति के स्वतंत्र रूप से न होकर के कहां पर, तो नारियों के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन रहता था और इन्होंने जो है नारी स्वरूपों को, नारी प्रेमों को ज्यादा वर्णित करने की कोशिश किया है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण भी परंपरागत है और नायक नायिका की मानसिक दशा जो है, मानसिक दशा के अनुरूप प्रकृति भी संयोग में क्या करती है, तो सुखद और वियोग में दुखद रूप से चित्रित हुई है। यानी कि यह रिलेट करने की कोशिश किया करते थे, क्या कहते हैं, नारी प्रेम को क्या प्रकृति से रिलेट करने की कोशिश किया करते थे और उनके सुख दुखों को जो है प्रकृति से जोड़कर व्यक्त करने की कोशिश किया करते थे। आगे बात करते हैं तो ब्रज भाषा की क्या प्रधानता रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसे ब्रज भाषा का स्वर्ण माना जाता था। ठीक है, स्वर्ण युग माना जाता था। तो देखिए ब्रज भाषा की क्या प्रधानता रही है, तो रीति काल जो है ब्रज भाषा का कहा जाए तो एक स्वर्ण युग रहा है, क्योंकि जहां भक्ति काल में यह भाषा कृष्ण भक्ति कवियों तक सीमित रह गया था, वहीं इस काल तक आते आते पूर्ण रूप से काव्य भाषा के लिए, ठीक है, काव्य भाषा के रूप में यह प्रतिष्ठित हो गया। इसके बाद ब्रज भाषा में लगभग 200 वर्षों तक हिंदी कवियों पर जो है ब्रज भाषा छाई रही और यहां पर ब्रज भाषा के प्रभाव का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हो कि इसमें ब्रज के बाहर के कवियों ने भी इसी को अपना काव्य भाषा बना लिया। कहने का मतलब कि ब्रज में जो लोग रहते थे, ठीक है, ब्रज में जो कवि रहते थे उन्होंने तो इस भाषा का प्रयोग किया ही, लेकिन ब्रज के बाहर के जो भी कवि थे उन्होंने भी ब्रज भाषा को अपने काव्य के अंदर शामिल किया और उन्होंने भी काव्य की रचना ब्रज भाषा में ही करी। इस युग के कविताओं में आप जो है फारसी के प्रभाव को भी देख सकते हैं। इसकी वजह से उस समय के दरबारी जीवन और सत्ता का मुसलमान शासकों के आसीन होने का प्रमुख वजह है। फारसी का वर्णन जो है इस काल के कवियों में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वहां पर जो है मुसलमान शासकों का आधिपत्य उस काल में था। तो मुसलमान शासक ये क्या करते थे, तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने आश्रयदाताओं की काफी ज्यादा प्रशंसा करी। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए शासक मुस्लिम होगा तो प्रशंसा भी तो हमें उसकी ही करनी पड़ेगी, तो इसलिए, और उसकी जो मुख्य भाषा थी उसकी मुख्य भाषा फारसी हुआ करती थी, इसलिए इस काल के कवियों के काव्य में जो है फारसी भाषा भी आपको देखने को मिल सकती है। बात करें भक्ति और नीति की, तो भक्ति और नीति के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि रीति काल में भले ही रीति निरूपण, श्रृंगार और अलंकार की प्रधानता हो तथा व्यापक मात्रा में भक्ति और नीति से संबंधित पद भी यहां देखने को मिलते हैं, जो इस युग की कहा जाए तो एक नई देन है। ठीक है, राधा और कृष्ण की लीलाओं में, ठीक है, राधा और कृष्ण की लीलाओं में श्रृंगारिता के साथ साथ भक्ति भावना भी विद्यमान यहां पर देखने को मिलता है। आगे देखिए तो ये सभी के सभी जो थे विशिष्टताएं थी किसकी, रीति काल की। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे कि अतः उपयुक्त कथनों के आधार पर कहा जा सकता है कि रीति काल की प्रमुख विशेषताएं जो है वह रीति प्रधान रचनाएं हैं, क्योंकि तत्कालिक कवियों ने भामह, दंडी, मम्मट, विश्वनाथ ये सभी जो कवि थे, ठीक है, यह काव्याचार्यों के ग्रंथों का गहन अध्ययन करके हिंदी साहित्य को रीति अन्य प्रदान किए हैं। ठीक है, इन ग्रंथों में रस, अलंकार, ध्वनि, इन सभी का विवेचन लक्षण और उदाहरण शैली के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से जो है इस प्रश्नों का आंसर कर सकते हो। प्रश्न क्या था मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या कहते हैं रीति काल की सामान्य प्रवृत्तियां क्या रही है, इसकी विशिष्टताएं क्या रही है, या फिर रीति काल जो है या ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कैसे रहा है। आपको जैसे मैंने यहां पर आंसर राइटिंग करना बताया है, आपको एग्जाम में ठीक उसी प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है। अगर आप ऐसे आंसर राइटिंग कर देते हो तो निश्चित ही आपके 80% से प्लस मार्क हिंदी जैसे सब्जेक्ट में भी प्राप्त हो सकती है। तो अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है तो बस एक छोटा सा काम करना है, आपको चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। आगे की और क्लासेस के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए ताकि मेरे भाई सभी को हेल्प मिल सके। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ
एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।